लेकिन क्या डेंसिटी आना ही इम्पोर्टेंट होता है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक कंपैरिजन देने वाला हूँ, एक अच्छे और एक बेकार क्लिनिक में। बुरे क्लिनिक में और एक अच्छे क्लिनिक में क्या डिफरेंस होते हैं, कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या फ़र्क आता है, पूरा मैं आपको एक प्रोसेस लेकर चलूँगा। आपका क्लिनिक चूज़ करने से लेकर हेयर ट्रांसप्लांट होने तक कहाँ पर क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं एक अच्छे और एक बेकार क्लिनिक में। हो सकता है वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए, लेकिन उम्मीद करूँगा आपको इस वीडियो से फ़ायदा ज़रूर हो और आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जो होता है वो होता है आपका क्लिनिक में विज़िट करना, डॉक्टर से मिलना। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहले आप किसी न किसी क्लिनिक में विज़िट ही करेंगे और वहाँ पर जाकर डॉक्टर से अपनी कंसल्टेशन लेंगे। कंसल्टेशन में डॉक्टर आपको जो है ग्राफ्ट कोड करेंगे। नॉर्मली जो होता है, अगर आप किसी अच्छे क्लिनिक में नहीं गए हैं तो मोस्टली वो आपको ग्राफ्ट ज़्यादा ही रेकमेंड करते हैं। उसकी वजह ये भी होती है, आपको ये कहा जाएगा कि आपकी डेंसिटी अच्छी आएगी, मगर उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उनकी जो ग्राफ्ट फेलियर रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जबकि किसी अच्छे क्लिनिक में आप जाएंगे तो कंपैरेटिवली 20 to 25% ग्राफ्ट आपको कम रिकमेंड की जाएगी। उसका रीज़न ये होता है कि उनका जो ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट होता है अच्छे क्लिनिक्स का वो ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत बेटर होता है। यहाँ पर हो गई ग्राफ्ट की बात। ग्राफ्ट के बाद आपकी आती है कॉस्ट। तो अगर आप किसी बेकार क्लिनिक में जाते हैं तो आपको जो है कॉस्ट थोड़ी कम, कंपैरेटिवली कॉस्ट कम बताई जाती है, और किसी अच्छे क्लिनिक में जाते हैं तो कॉस्ट थोड़ी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें कि जो बेकार क्लिनिक होता है उन्होंने आपको ग्राफ्ट ज़्यादा बताई होती हैं और अच्छे क्लिनिक में ग्राफ्ट कम रिकमेंड की गई होती हैं क्योंकि उनका फेलियर रेट ज़्यादा होता है। तो कंपैरेटिवली अगर आप कॉस्ट मल्टीप्लाई करें तो आपका 10 to 20% का ही डिफरेंस आएगा। तो अच्छे क्लिनिक और बुरे क्लिनिक में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप कोई क्लिनिक आपको ग्राफ्ट ज़्यादा रेकमेंड कर रहा है और किसी अच्छे क्लिनिक वालों ने आपको ग्राफ्ट कम रेकमेंड किया है, तो आप जान जाइए कि उनका जो है फेलियर रेट ज़्यादा होगा। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि उनके जो चार्जेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, आपको उन्हें ज़्यादा पे करना होगा अगर वो आपको ज़्यादा ग्राफ्ट रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा जो बेकार क्लिनिक होंगे वो आपको तरह तरह के ऑफ़र्स देंगे कि आपको 6 मंथ तक हम हैंड होल्डिंग देंगे और आपको जो है लेज़र थेरेपी मिलेगी फ्री आपको, और फ्री कंसल्टेशन मिलेगी फ्री, और आपको पीआरपी फ्री मिलेंगी सारी की सारी। हालांकि अच्छे क्लिनिक्स में भी होता है, पर जो बेकार क्लिनिक है वो बहुत ज़्यादा इन फ्रीबीज़ पर जोर देते हैं ताकि आपका माइंड जो है उधर जाए। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। फ्रीबीज़ ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट ही अच्छा नहीं हुआ है तो आप पीआरपी का क्या करेंगे, आप लेज़र थेरेपी का क्या करेंगे और कंसल्टेशन लेकर क्या करेंगे? क्योंकि अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट ही अच्छा नहीं हुआ तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। तो फ्रीबीज़ बाद की बात है, आपका पहले रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, क्लिनिक अच्छा होना चाहिए। और जो बेकार क्लिनिक होते हैं वो तरह तरह के फैंसी नाम भी यूज़ करते हैं। जैसे एफयूई होता है तो नाम बदल के माइक्रो एफयूई और सुपर एफयूई, इस तरह के नाम वो रख लेते हैं सिर्फ आपको एक तरह से दिखाने के लिए कि हमारा कुछ स्पेशलिटी है, हमने कुछ अलग किया है और ये आपको कहीं पर भी टेक्निक नहीं मिलेगी। होता वही है, एफयूई जो टेक्निक है स्टैंडर्ड है वही फॉलो करते हैं। और इन क्लिनिक्स के अगर आप रिव्यूज़ चेक करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे रिव्यूज़ अच्छे मिलेंगे, लेकिन कुछ रिव्यूज़ बुरे भी मिलेंगे। लेकिन क्या होगा, उन बुरे रिव्यूज़ के नीचे क्लिनिक का रिप्लाई होगा कि आपने हमारे यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया ही नहीं है, और कराया है तो आप हमसे आकर मिलिए और हमारे पास आपके फ़ोटो हैं, आपका रिज़ल्ट तो अच्छा आया है, आप झूठ बोल रहे हैं। इस तरह के रिप्लाई क्लिनिक की तरफ से जाते हैं गूगल पर, अगर आप चेक करें तो ऐसे क्लिनिक से स्पेशली बचिएगा। जबकि आप किसी अच्छे क्लिनिक पे जाते हैं तो उनके गूगल रिव्यूज़ भी क्लियर होते हैं, लोगों ने अच्छा लिखा होता है उनके लिए, और उनके रिव्यूज़ जेन्युइन होते हैं, पता चल जाएगा आपको। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बेकार क्लिनिक में हैं, आप उनसे 10 से 20 रेफरेंस मांगिए मोबाइल नंबर के साथ कि आपने जिन जिन लोगों के अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट किया है उनके आप हमें नंबर दे दीजिए, हम मिल लेंगे उनसे या बात कर लेंगे ताकि हमें सेटिस्फेक्शन हो जाए। अच्छे क्लिनिक में अगर आप 10 या 20 रेफरेंस मांगेंगे तो ईज़िली आपको 10-20 क्या 50 अच्छे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। रेफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एक अच्छे क्लिनिक को चूज़ करने के लिए। तो आप कभी भी क्लिनिक चूज़ करें तो 20 से 50 रेफरेंसेस ज़रूर मांगिएगा। अच्छे क्लिनिक होंगे जो ईज़िली आपको प्रोवाइड करा देंगे, जबकि बेकार क्लिनिक आपको रेफरेंसेस नहीं दे पाएंगे। आप चेक करेंगे तो मे भी हो सकता है वो फेक हो। और यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं जो कि इस तरह के क्लिनिक्स को सपोर्ट करते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो जिस पर मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट दिखाया था जो अच्छा नहीं आया था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि मैंने इन यूट्यूबर्स के क्लिनिक से कराया था,
इनका तो अच्छा हो गया, मेरा ख़राब हो गया। यहाँ तक कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने भी एक यूट्यूबर को देख के उस क्लिनिक में गया था जहाँ से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। हेयर ट्रांसप्लांट इन दिल्ली कुछ करके ऐसा ही कुछ चैनल का नाम है। उस बंदे का रिज़ल्ट देख के मुझे लगा चलो ठीक है, उस बंदे का तो ठीक कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पैसे छापने शुरू कर दिए। तो ऐसे यूट्यूबर्स से बचना है जो कि बेकार क्लिनिक को प्रमोट करते हो और आपका नुकसान करा सकते हो, सिर्फ इसलिए कि अगर आप उनके क्लिनिक से सर्जरी कराते हैं तो उनको थोड़ा बहुत उसमें से अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप किसी ट्रांसप्लांट क्लिनिक जाते हैं और उस दिन वो आपको कोट करते हैं कि हमें इतना इतना है और आपको इतना लगेगा और उस पर हम डिस्काउंट भी दे देंगे, लेकिन सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो कैची चीज़ होती है वो ये होती है कि वो आपको कहेंगे कि आप एक काम, आपका हम ये 20% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ये आज और कल के लिए ही वैलिड है, तो आप हमें आज में या कल में डिसीज़न लेकर बता दीजिए और 10,000 या 20,000 जमा करा दीजिए। आप फिर आपका जो है नाम रिज़र्व हो जाएगा, आपके लिए डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। चाहे आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिएगा। तो मेरी यहाँ पर रिकमेंडेशन है, कभी भी ऐसी स्कीम के चक्कर में पैसे जमा मत करवाना किसी भी क्लिनिक में। इस तरह की कोई स्कीम नहीं होती है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है आपकी जेब से ईजिली पैसा निकलवाने की, ताकि आप बंद जाएँ कि आपको उसी क्लिनिक में कराना हो सकता है। उसके बाद आप किसी अच्छे क्लिनिक में विज़िट करें और आपको वो क्लिनिक पसंद आ जाए, लेकिन आप ऑलरेडी वहाँ पर मनी सबमिट करा चुके हैं, तो आपका पैसा ख़राब हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपने कॉस्ट फाइनल कर ली। अगर आप किसी सस्ते क्लिनिक से कॉस्ट फाइनल कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ट्राई कीजिए, आप उनसे कहिए कि आपने 60,000 जो फाइनल हुए, मैं 60,000 नहीं दे पाऊँगा, आपको 50,000 दूँगा, क्या आप 50,000 में हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे? अगर वो बेकार क्लिनिक होता है और उस पर क्वालिटी की कमी होती है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो अपनी कॉस्ट कम कर लेंगे। देखिए, इसका एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि अगर आप पालिका बाज़ार जाते हैं, दिल्ली के पालिका बाज़ार, आपको पता ही होगा कि वहाँ पर अगर आपको एक टी शर्ट का प्राइस 1,000 रुपये बताया है तो आप नेगोशिएट करके उसको 200 रुपये में ईज़िली ख़रीद सकते हैं। तो क्वालिटी आप समझ ही सकते हैं कैसी होगी। इसी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक का भी है, अगर वो आपके नेगोशिएशन करने से अपनी कॉस्ट कम कर लेते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो क्लिनिक किस टाइप का होगा। जबकि आप एक स्टैंडर्ड एक अच्छे क्लिनिक में अगर आप जाएंगे, उनका पूरा वेल डिफाइंड प्रोसेस होगा। अगर वो 50 रुपये ग्राफ्ट 60 रुपये ग्राफ्ट लेते हैं तो 50-60 रुपये ग्राफ्ट ही लेंगे, उसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। इसके अलावा कुछ सस्ते क्लिनिक में अगर आप जाएंगे तो अगर आप उनसे कॉस्ट कम करने के लिए कहेंगे तो आपसे कहेंगे कि एक काम करेंगे, आप हमें कैश में पेमेंट कर दीजिएगा और हम आपका टैक्स नहीं लेंगे, तो टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप टैक्स बचाते हैं, एक तो ये क्राइम है, दूसरा आप अपने राइट खो देंगे उनके खिलाफ। अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब होता है या भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, कुछ गलत हो जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने क्लिनिक फाइनल कर लिया है और आप सर्जरी कराने चले गए हैं। तो अच्छे क्लिनिक में अगर आप सर्जरी कराने जाएंगे तो जैसा कहा गया होगा, डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो डॉक्टर ही हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। डॉक्टर्स के साथ टेक्नीशियन होंगे तो वो अच्छी क्वालिटी के टेक्नीशियन होंगे। जबकि अगर आपने सस्ता या बेकार हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज़ किया है तो आप वहाँ जाएंगे, आपको बताया गया था कि डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करेगा, तो लेकिन 4-5 टेक्नीशियन आकर खड़े हो गए हैं आपका हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए और आपने उनकी आज से पहले शक्ल भी नहीं देखी, आपको पता भी नहीं है क्या वो क्वालिफाइड हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए या नहीं है। और इसको घोस्ट सर्जरी भी कहते हैं, जिसमें मास्क लगा होता है और आपको नहीं पता कौन सर्जरी कर रहा है, ऊपर वाले के भरोसे आपकी सर्जरी चल रही है। तो ऐसे क्लिनिक से बच कर रहिएगा जो इस तरह के फेक प्रॉमिस करते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन आपने पैसा ही इतना कम दिया है कि वो टेक्नीशियन से आपका हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। कई बार तो ऐसा होता है क्लिनिक्स बाहर से किसी टेक्नीशियन को, डॉक्टर को बुला के आपका हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, कुछ पैसा अपने पास रखते हैं, कुछ उनको देते हैं और आपका तो सत्यानाश हो ही जाता है। आप खुद सोचिए कि किसी क्लिनिक में आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और वो बहुत सस्ते में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो वहाँ के टेक्नीशियन किस क्वालिटी के होंगे। अगर आपसे कॉस्ट कम ली जा रही है तो बाकियों से भी कॉस्ट कम ली जा रही होगी, और कॉस्ट कम है तो टेक्नीशियन को भी कम पे ही किया जा रहा होगा, और कम पे पर काम करने वाले टेक्नीशियन आप समझ ही सकते हैं कि किस क्वालिटी के होंगे। जबकि अगर आप एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जाते हैं, स्टैंडर्ड हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नीशियन होते हैं जिनको अच्छी सैलरी मिलती है, क्योंकि वहाँ पर लोग पे ज़्यादा करते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए और वहाँ पर क्वालिटी रिजल्ट आता है। फिर आपकी शुरू होती है हेयर लाइन डिज़ाइन। हेयर लाइन डिज़ाइन अपने आप में एक, मैं बोलूँगा उसके पीछे एक साइंस होता है। एक नेचुरल हेयर लाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर फेस के लिए एक अलग हेयर लाइन होती है। मोस्टली क्लिनिक्स में यही होता है कि मेजरमेंट टेप लेकर आपका यहाँ से नापा जाता है
नाक से और यहाँ तक के गैप के अकॉर्डिंग ही आपकी जो है यहाँ पर हेयर लाइन रखी जाती है और वो मेजरमेंट टेप से नाप के और यहाँ पर मार्किंग बना दी जाती है। इसके अलावा अगर आप कुछ अच्छे क्लिनिक्स की बात करें तो वहाँ पर लेज़र हेयर लाइन मार्किंग का इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक लेज़र मार्किंग की जा रही है यहाँ पर हेयर लाइन डिज़ाइन करने के लिए, तो एक प्रोफेशनल तरीके से हेयर लाइन डिज़ाइन की जाती है। इसके बाद आपको सुन करने का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें आपको एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन भी अगर आप किसी सस्ते बेकार क्लिनिक में जाकर लगवाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर वाइब्रेटरी इंजेक्शन ना हो, जिसमें कि पेन नहीं होता है, नॉर्मल इंजेक्शन है। और वैसे तो मर्दों को दर्द नहीं होता, लेकिन अगर इंजेक्शन के दर्द से बच सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अच्छे क्लिनिक में आपको वाइब्रेटरी इंजेक्शन लगेंगे जिसमें पेन नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जबकि किसी सस्ते सबस्टैंडर्ड क्लिनिक अगर आपने चूज़ कर लिया है तो वही नॉर्मल इंजेक्शन होंगे। और मान कर चलिए, क्योंकि वो इतना बड़ा, जितने बड़े एरिया में आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा उतने एरिया में आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो ब्लॉक्स दिए जाते हैं, तो मान कर चलिए 10-15 बार 20 बार आपको इंजेक्शन लगेगा ही लगेगा। अब आपको लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद आपका ग्राफ्ट रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी ग्राफ्ट्स को प्रॉपरली तरीके से ना निकाला जाए तो आपके एक तो स्कार रह सकते हैं पीछे, दूसरा अगर आपको एक जगह से ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल दी और इस साइड से आपकी कम ग्राफ्ट निकाल दी तो बहुत ही बुरा लगेगा। एक अनइवन आपका जो है बैक साइड दिखेगी और वो यकीन मानना बहुत बुरी दिखती है। और कुछ बेकार क्लिनिक इस तरह के होते हैं, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं जानता हूँ। ग्राफ्ट निकालने के टाइम पर आपको ये कहा जाएगा कि आप थोड़ी सी ग्राफ्ट और बढ़वा लीजिए, आपकी डेंसिटी अच्छी आएगी। अगर आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर के एरिया में 40 से 50 ग्राफ्ट लगती हैं, तो आप 60-70 लगा देंगे क्या? नहीं लगा सकते। अगर आपने लगा भी दी तो वो ग्राफ्ट डेड हो जाएंगी। तो इस तरह के प्रॉमिस अगर आपको कोई क्लिनिक करता है, वो भी इन बिटवीन सर्जरी, तो आप मान के चलिए दे आर ऑल अबाउट मनी, सिर्फ पैसा चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे क्लिनिक से आपको बच के रहना है। दोस्तों, ग्राफ्ट रिमूवल के बाद ग्राफ्ट को सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंगल हेयर की ग्राफ्ट को अलग करना और डबल ट्रिपल हेयर ग्राफ्ट को अलग करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिंगल हेयर की ग्राफ्ट को आपकी हेयर लाइन में यूज़ किया जाता है एक नेचुरल हेयर लाइन के लिए। अगर डबल या ट्रिपल हेयर ग्राफ्ट आपके लगा दी जाएगी तो इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे डबल ट्रिपल हेयर ग्राफ्ट लगाई हुई है, तो कितना नेचुरल रिज़ल्ट है आप देख ही सकते हैं। एक तो डेंसिटी नहीं है, दूसरा ये अजीब अजीब से बाल लगते हैं। डॉल हेयर सिंड्रोम, इस तरह के बाल निकलते हैं, डॉल हेयर सिंड्रोम भी बोलते हैं इनको। अब बाल लंबे करके ढका हुआ है, क्या कर सकते हैं अभी। तो सिंगल हेयर की ग्राफ्ट का लगना आपकी पूरी हेयर लाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल हेयर लाइन के लिए। अब इमेजिन कीजिए आप एक क्लिनिक में गए हैं जहाँ पर आपका पर ग्राफ्ट 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये दे रहे हैं, तो क्या वो क्लिनिक बॉदर करेगा आपकी ग्राफ्ट को अलग करने के लिए? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप सोच कर देखिए, अगर आपको वो कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप उनसे ज़रूर करवाइएगा। जबकि अच्छे क्लिनिक की अगर हम बात करें तो वहाँ प्रॉपर तरीके से ग्राफ को सेग्रीगेट करके आपकी हेयर लाइन, आपके टेम्पोरल एरिया प्रॉपर तरीके से बनाए जाते हैं और डेंसिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। सेग्रीगेशन के बाद आते हैं हम इम्प्लांट पे, जो कि आपका लास्ट स्टेप है, जिसमें आपकी जो है रेसिपिएंट एरिया में ग्राफ्ट को लगाया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। सिंगल हेयर ग्राफ्ट को आपकी जो है हेयर लाइन में लगाया जाता है, जबकि एक अच्छी डेंसिटी के लिए डबल और ट्रिपल हेयर के ग्राफ्ट को बैक साइड में पीछे की तरफ लगाया जाता है ताकि डेंसिटी अच्छी आ सके। लेकिन क्या डेंसिटी आना ही इम्पोर्टेंट होता है? नहीं, डेंसिटी के साथ साथ आपकी डेप्थ और एंगल का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे यहाँ के हेयर देखें तो इनका एंगल बिल्कुल 90 डिग्री पर है, तो यहाँ के बाल थोड़े खड़े रहते हैं मेरे, जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़े ऊपर हो रहे हैं, तो यहाँ के बाल नीचे होते ही नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनसे। तो एंगल और डेप्थ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ डेंसिटी ही इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसके अलावा डबल ट्रिपल ग्राफ्ट का लगना और कुछ गलत तरीके से ग्राफ्ट का लगना आपको बम्प्स पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर इस तरह रहता है जैसे छोटे छोटे दाने हो रहे हो। ये मैं तो आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ बड़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ तो आप मेरे रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं पुरानी वीडियोज़ में, आके मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसके अलावा दोस्तों, सस्ते क्लिनिक में इंजरी के चांसेस तो होते ही होते हैं। हालांकि मेरा, अब फिर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, हालांकि मेरा क्लिनिक इतना भी सस्ता नहीं था, लेकिन इंजरी के उस पर मैं बता सकता हूँ। यहाँ से मेरा एरिया खाली है क्योंकि यहाँ पर फोर्सेप्स मार दिया था गलती से और उस एरिया में से काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी। अब क्योंकि मेरा तो हेड सुन हुआ था, मुझे ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन छींटें उसकी आगे तक आई थी, ये फ़ोटो में दिखा सकता हूँ। तो उस एरिया में उन्होंने ग्राफ्ट तो लगाई थी, लेकिन वो बाहर निकल गई थी डेड होके, और वहाँ पर कोई बाल मेरा उगा नहीं है। तो इंजरी के चांसेस भी रहते हैं। अब यार
सस्ते क्लिनिक में सस्ते टेक्नीशियन होंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि वो इंजरी कर ही सकते हैं। और क्योंकि ग्राफ्ट लगाने में ना बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है और वो हर किसी के अंदर होता नहीं है। और सस्ते में कोई इतना पेशेंस दिखाएगा भी क्यों? कोई डॉक्टर अगर आपसे 60 या 70 रुपये ग्राफ्ट मांग रहे हैं किसी अच्छे क्लिनिक की, तो मुझे लगता है कि वो अपने टैलेंट के बेस पर ही मांग रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स के बेस पर ही मांग रहे हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा, आप 20, 30, 50 रेफरेंस चेक ज़रूर कीजिए किसी भी क्लिनिक को चूज़ करने के लिए। अच्छा क्लिनिक चूज़ करते हैं, चाहे वो सस्ता हो चाहे वो कॉस्टली हो, एक अच्छा क्लिनिक चूज़ करने के लिए आप रेफरेंस ज़रूर चेक कीजिएगा। रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह देखेंगे तो वो एडिट हो जाते हैं। बहुत ईजी होता है कि आपको पुराना फ़ोटो आपका गंजा दिखा देंगे और करंट फ़ोटो में आपके बाल दिखा देंगे, तो बहुत ही ईजी होता है फेक हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट दिखाना फ़ोटोज़ में। लाइव चेक कीजिए, नंबर लीजिए, उनके फ़ोटोज़ चेक कीजिए, मिल लीजिए जाके। इसके अलावा दोस्तों बेकार क्लिनिक जो होते हैं वो अलग अलग तरह से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, और उसका एग्जांपल ये है कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मुझे 12 से 15 अलग अलग तरह की मेडिसिन्स और लोशंस और शैम्पूस प्रेस्क्राइब किए गए थे, जबकि सिर्फ 3 मेडिसिन्स इंपॉर्टेंट होती है। एक आपकी मिनॉक्सिडिल, एक आपकी फिनेस्ट्राइड और तीसरी आपकी मल्टीविटामिन टैबलेट। फिनेस्ट्राइड नहीं तो मल्टीविटामिन टैबलेट, 2 या 3 मैक्सिमम। मुझे तो 10-10 मिनट बाद लोशन, अभी 10 मिनट पहले ये लोशन लगाना है, उसके 10 मिनट बाद ये लोशन लगाना है, TTS ये वाला लोशन है, MWF ये वाला लोशन है, ये टैबलेट खानी है और उसके बाद ये खानी है। मतलब यार शेड्यूल था, मुझे लिख के रखना पड़ा था डायरी में कि मैंने ये कर लिया और ये नहीं किया। और यही नहीं, अपना मेडिकल स्टोर भी अपने क्लिनिक के बाहर ही खोल लेते हैं और मेडिसिन भी वही प्रेस्क्राइब करते हैं जो कि आपको उनके अपने मेडिकल स्टोर से मिलेगी। नाम की स्पेलिंग गलत कर देते हैं मेडिसिन की। तो ऐसा बहुत होता है, इन सब से बच कर रहिएगा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो के बाद आपके लिए थोड़ी सी तो नॉलेज आपको मिली गई होगी कि अब अपने लिए एक अच्छा क्लिनिक चूज़ कर सकें। मैं आशा करूँगा आपको एक अच्छा क्लिनिक मिले और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।